हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। पिछले क्लास में जब हम वेक्टर के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि एक वेक्टर के अंदर तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। दैट इज़ इट मस्ट हैव अ ओरिसाइट, it must have a selectable marker, and the third important thing that a vector should have is the presence of a restriction site. हमने ओरिसाइट के बारे में पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि ओरिसाइट इज़ दैट पॉइंट ऑन द वेक्टर जहाँ से उनका रेप्लिकेशन शुरू होता है, रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड अकर्स, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड एज अ ओरिसाइट। एंड फिर हमने डिस्कस किया था सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में कि सेलेक्टेबल मार्कर किसी वेक्टर के ऊपर प्रेजेंट वह पॉइंट है जो हमको हेल्प करता है चूज़ करने में कि कौन सा वेक्टर ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है और कौन सा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर नहीं है। पिछले क्लासेस में इसके साथ हमने डिस्कस किया था ट्रांसफॉर्मेंट सेल के बारे में। ट्रांसफॉर्मेंट में फिर हमने देखा था कि ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या होते हैं। फर्दर हमने ये भी डिस्कस किया था कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल आप किसको कहोगे। तो सिलेक्टेबल मार्कर के उन इन्फॉर्मेशंस को जानने के बाद आज हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे सिलेक्टेबल मार्कर हमको हेल्प करता है टू चूज़ बिटवीन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। सो लेट्स स्टार्ट इट here. I will illustrate this example with a simple diagram. सपोज हमने यहाँ पे एक मीडियम तैयार किया है एंड इस मीडियम के अंदर जो वेक्टर्स प्रेजेंट हैं दोज आर ऑफ टू टाइप्स। कुछ वेक्टर ऐसे हैं जिनके ऊपर फॉरेन डीएनए का पीस इंसर्ट हो चुका है। इन वेक्टर्स को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। और कुछ वेक्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर फॉरेन डीएनए का पीस इंसर्ट नहीं हुआ है, उन वेक्टर को हम कहते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। अब when you will put some bacterial cell inside this medium, so there exist three possibilities. Possibility number one, पहली possibility ये भी हो सकती है कि these are the bacterial cell. For bacterial cell I am writing B here. पहली possibility ये हो सकती है कि ये बैक्टीरिया इस मीडियम से किसी भी टाइप के डीएनए को पिक ना करें, और जब ऐसा होगा then that type of bacterial cell will be called as non-transformant cell. पॉसिबिलिटी दूसरी ये भी है कि बैक्टीरियल सेल इस वेक्टर को पिक कर ले फ्रॉम द मीडियम। इस वेक्टर के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये वैसा वेक्टर है जिसके ऊपर फॉरेन डीएनए का यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंटीग्रेट नहीं हुआ है। और आपको पता है कि ऐसा वेक्टर जिसके ऊपर जीन ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट देयर, दैट टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड एज नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। तो दूसरा केस यहाँ पे ये है कि बैक्टीरियल सेल सराउंडिंग से डीएनए तो पिक करे, बट ऐसे वेक्टर को पिक करे जिसके ऊपर फॉरेन डीएनए का कोई भी पीस इंटीग्रेटेड नहीं है। तो द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज द बैक्टीरिया विच इज ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट कहने से हमारा मतलब है कि जिस बैक्टीरिया ने सराउंडिंग से डीएनए को पिक किया है, द वेक्टर विच इज ट्रांसफॉर्मेंट बट इट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो सेकेंड पॉसिबिलिटी इज ट्रांसफॉर्मेंट non-recombinant. And the third possibility is कि बैक्टीरियल सेल सराउंडिंग से इस वाले डीएनए को पिक कर ले। ये वो वेक्टर डीएनए है जिसके ऊपर जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि फॉरेन डीएनए प्रेजेंट है। तो इसको आप कहोगे द ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट।
जब आप बैक्टीरियल सेल को मीडियम में डालोगे तो 3 टाइप के सेल्स के होने की प्रोबेबिलिटी है उस मीडियम के अंदर। पहली सेल उस कैटेगरी की होगी जिसने सराउंडिंग से किसी भी टाइप के डीएनए को पिक नहीं किया है, दैट इज़ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरियल सेल। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये वाली है जहाँ पे सराउंडिंग से डीएनए पिक तो किया है बैक्टीरिया ने, बट अनफॉर्चुनेटली इसने ऐसा डीएनए पिक कर लिया है जिसके ऊपर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटीग्रेटेड नहीं है, देन इन दैट केस वी विल कॉल इट एज ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। एंड तीसरी प्रोबेबिलिटी ये है बच्चों कि जो बैक्टीरियल सेल है उसने सराउंडिंग से ऐसा वेक्टर, ऐसा डीएनए पिक किया है जिसके ऊपर फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच्ड है, देन दैट इज आवर रिक्वायर्ड, यही हमको चाहिए होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, दैट इज ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट वाला। नाउ अब इनमें से हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है? इसके लिए सेलेक्टेबल मार्कर हमारी हेल्प करता है। और सेलेक्टेबल मार्कर हमारी हेल्प कैसे करता है? तो वहाँ पे वी विल यूज़ अ फेनोमेना कॉल्ड एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो सेलेक्टेबल मार्कर के यूज़ को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक फेनोमेना समझेंगे, दैट फेनोमेना इज कॉल्ड एज insertional inactivation. Now let us see what is this phenomena called as insertional inactivation. Suppose you have this given gene and we calling it as gene X. Suppose ये कोई जीन है, हमने इसका नाम X रखा है, तो आपको पता है कि जीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग एनी सर्टेन टाइप ऑफ कैरेक्टर, और आपको पता है कि जीन के अंदर देयर इज सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, और ये सीक्वेंस उस जीन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है और ओवरऑल उस जीन के द्वारा प्रोड्यूस करने वाले कैरेक्टर को भी डिफाइन करता है। तो अगर ये कोई जीन एक्स है तो इससे आपको मिलेगा क्या? सर्टेन प्रोडक्ट, लेट्स से एक्स प्रोडक्ट आपको ये दे रहा है। This gene X is responsible for producing product X. अब सपोज आपने क्या किया ना कि इस जीन के साथ, इस जीन X के साथ आपने कोई फॉरेन डीएनए का सीक्वेंस या फिर एनी अदर सीक्वेंस को आपने इसके बीच में इंसर्ट कर दिया। तो दिस ब्लैक वाला सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटिंग द फॉरेन पीस ऑफ डीएनए जिसको आपने इंसर्ट कर दिया है जीन एक्स के अंदर। तो क्या होगा कि जब आप जीन एक्स के अंदर कोई फॉरेन डीएनए के सीक्वेंस को इंट्रोड्यूस करते हो तो जीन एक्स अपना एक्सप्रेशन देना बंद कर देता है। इन दैट केस वी विल से कि द प्रोडक्ट एक्स इज नाउ नॉट बीइंग फॉर्म्ड बाय जीन एक्स। तो ये प्रोडक्ट आना बंद हो गया है। तो ये प्रोडक्ट आना बंद क्यों हुआ बच्चों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने जीन एक्स के सीक्वेंस में कोई नया सीक्वेंस इंट्रोड्यूस कर दिया है, यानी कि आपने उस जीन के सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर दिया है। तो किसी फॉरेन डीएनए के सीक्वेंस को इंसर्ट करने पे जब कोई जीन अपने प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, दिस फेनोमेना यू कॉल एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। सो लेट मी डिफाइन इट हियर। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इज द फेनोमेना by which any gene loses its expression. Expression due to insertion of any foreign sequence of DNA. So this phenomena is called as insertional inactivation. इसी phenomena का इस्तेमाल करके हम पता लगाएंगे कि out of these colonies of bacteria कौन सी कॉलोनी जो है बैक्टीरिया की that is transformant recombinant, कौन सी transformant non recombinant and
कौन सी कॉलोनी जो है बैक्टीरिया की वो है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाली। सो नाउ अब अगर मैं बात करूं तो जो वेक्टर आप यूज़ कर रहे हो, सपोज वी आर यूजिंग प्लाज्मिड वेक्टर, तो प्लाज्मिड वेक्टर अगर कोई बैक्टीरिया अपने सराउंडिंग से पिक करता है तो इनिशियली नॉर्मली बैक्टीरिया के पास किसी भी टाइप के एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो कुछ की पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। नॉर्मली बैक्टीरिया डू नॉट हैव एनी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। और ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस नॉर्मली बैक्टीरिया के पास क्यों नहीं होता है? बिकॉज उस प्रॉपर्टी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है बैक्टीरिया के पास वो जीन एब्सेंट होते हैं। अब अगर आप बैक्टीरिया के अंदर कोई प्लाज्मिड डाल दो, प्लाज्मिड के बारे में आपसे पहले ही हमारी बात हो चुकी है कि प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए जो कि बैक्टीरिया के अंदर होता है। और प्लाज्मिड के ऊपर सर्टेन जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो प्लाज्मिड बैक्टीरिया को किसी सर्टेन टाइप के कैरेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। तो नॉर्मली जब आप किसी प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस करते हो बैक्टीरिया के अंदर तो उस प्लाज्मिड के जो जीन्स होते हैं जनरली उनके ऊपर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन प्रेजेंट होते हैं। तो जब बैक्टीरिया अपने सराउंडिंग से प्लाज्मिड को पिक करेगा तो बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस आ जाता है। तो बैक्टीरिया कैन get resistance against antibiotic resistance gene from the surrounding। अगर बैक्टीरिया अपने सराउंडिंग से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन को पिक कर ले तो बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस आ जाती है। और इसी फिनोमेना का इस्तेमाल करते हुए जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन का इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो जनरली जो आप एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन यूज़ करते हो, सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ करते हो, वो एक्चुअली एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन ही होता है। रेसिस्टेंस जीन। नाउ सपोज हमने यहाँ पे प्लाज्मिड लिया, इस प्लाज्मिड के ऊपर सपोज 2 रेसिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट हैं। दिस इज द टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन एंड दिस इज एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन। अब जब बैक्टीरिया इस प्लाज्मिड को पिक करेगा तो बैक्टीरिया के पास टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन भी आ जाएगा प्लाज्मिड के थ्रू एंड एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन भी आ जाएगा प्लाज्मिड के थ्रू। तो मैं यहाँ पे एक बैक्टीरिया भी बना रहा हूँ। सपोज दिस इज द बैक्टीरियल सेल और इस बैक्टीरियल सेल के पास उसका जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पे विच इज़ कॉल्ड एज इट्स न्यूक्लियोइड या प्रोक्रोमोसोम। तो जब ये बैक्टीरिया आप देख रहे हो नॉर्मली इस बैक्टीरिया के पास कोई रेसिस्टेंस जीन प्रेजेंट नहीं है, मतलब इस बैक्टीरिया के पास किसी भी टाइप के एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंस नहीं होगा। बट जब इस बैक्टीरिया के अंदर ये वाला प्लाज्मिड
इंटीग्रेट हो जाए या बैक्टीरिया अपने सराउंडिंग से इस वाले प्लाज्मिड को पिक कर ले, देन दिस बैक्टीरिया विल हैव रेसिस्टेंस फॉर टेट्रासाइक्लिन एज वेल एज एम्पिसिलिन। अब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन का हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो इसके लिए फिर से हमने जो स्लाइड 1 पे डायग्राम बनाया था, वी विल गो बैक टू दैट एंड लेट अस से कि आपने जो फॉरेन डीएनए का सीक्वेंस इंट्रोड्यूस किया है वह उस बैक्टीरिया के टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन वाले साइट पे इंट्रोड्यूस किया है। और बच्चों, आपको अभी मैंने सिखाया कि एक फेनोमेना होती है विच इज़ कॉल्ड एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में आप जब किसी जीन के ऊपर फॉरेन डीएनए के सीक्वेंस को ऐड कर देते हो तो वह जीन अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ कर जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो फॉरेन डीएनए आपने इंट्रोड्यूस किया है वह इस प्लाज्मिड के उस सीक्वेंस पे इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पे इसकी टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन पाई जाती थी। तो जब इस बैक्टीरिया के टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन के साइट पे फॉरेन डीएनए को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया तो उस बैक्टीरिया की टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेसिस्टेंस जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि ये जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन होगा वो इनएक्टिवेट हो चुका होगा। सो नाउ सपोज ये मीडियम था, इस मीडियम के अंदर हमने बैक्टीरियल सेल बनाए थे। बैक्टीरियल सेल की 3 कैटेगरीज हमारे पास प्रेजेंट थे। अब सिंप्लिसिटी के लिए प्लाज्मिड को मैं सिंगल सर्कल से ड्रॉ करूंगा। पहला तो ये था, आई एम मार्किंग नंबरिंग दिस सेल एज 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट बैक्टीरियल सेल वो है जिसने सराउंडिंग से डीएनए को पिक किया ही नहीं था, यानी कि इट इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल। सेकेंड कैटेगरी ऑफ द सेल इज दैट जिसने सराउंडिंग से डीएनए को पिक तो किया था बट वो जो डीएनए था वो नॉन रिकॉम्बिनेंट था। और नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब आप जानते हो कि दैट वेक्टर जिसके ऊपर फॉरेन डीएनए का सीक्वेंस अटैच नहीं हुआ हो उसको हम कहते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। एंड जो थर्ड टाइप का डीएनए आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया है उसके ऊपर देयर इज प्रेजेंस ऑफ फॉरेन डीएनए। और ये जो फॉरेन डीएनए है इसको हमने कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, उस प्लाज्मिड वेक्टर के टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन के ऊपर। अब कैसे, तो ये तो मीडियम में 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट है और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल ऐड एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन टू दिस मीडियम। मैंने आपको बताया था कि इस प्लाज्मिड के ऊपर देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 साइट्स, यानी कि एक तो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन प्रेजेंट है एंड अदर इज द टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। अगेन टेट्रासाइक्लिन वाला साइट ये हो गया एंड एम्पिसिलिन वाला साइट ये हो गया। तो आप मुझे बताओ, जब आप इस मीडियम के ऊपर, मीडियम के अंदर एम्पिसिलिन को डालोगे, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, किस सेल को एम्पिसिलिन से विच सेल विल बी ससेप्टिबल टू एम्पिसिलिन एंड टेल मी विच सेल्स विल बी रेसिस्टेंस टू द एम्पिसिलिन। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्लाज्मिड के ऊपर सेल नंबर 1 जो है, सेल नंबर 1 ने किसी भी टाइप के प्लाज्मिड को सराउंडिंग से पिक नहीं किया था। और हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि नॉर्मली बैक्टीरिया डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। तो द सेल 1 विल बी सेंसिटिव टू द एम्पिसिलिन, बट आप देख रहे हो कि प्लाज्मिड को ऑब्टेन करने के कारण सेल 2 एंड सेल 3 उनके अंदर एम्पिसिलिन का रेसिस्टेंस आ चुका है एंड दे विल बी रेसिस्टेंट टू एम्पिसिलिन। सो सेल 1 which is in this case non-transformant, cell 1 will be sensitive
sensitive to ampicillin. For ampicillin I am writing AMP, and cell 2 and cell 3. Actually I should have written it as colony, but cell के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा तो it's more understandable. तो cell 2 and cell 3 इनकी जो कॉलोनीज होगी are resistant to एम्पीसिलिन. तो जिस कॉलोनी के ऊपर एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन की सेंसिटिविटी पाई जाएगी तो आप उसको चाहोगे तो यहाँ से एलिमिनेट कर दोगे. मतलब कि आपने इस कॉलोनी को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया. एक तो सिलेक्शन आपने कर लिया. हमें चाहिए था इस मीडियम से ऐसा वाला बैक्टीरियल सेल विच इज़ ट्रांसफॉर्मेंट, और ट्रांसफॉर्मेंट भी उस वाले वेक्टर के साथ विच इज़ कंटेनिंग द फॉरेन डीएनए. यानी कि वी आर सर्चिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ सेल. तो आउट ऑफ 3 हमने एक को तो एलिमिनेट कर दिया. नाउ सेकेंड, अब वी विल ऐड आफ्टर एलिमिनेटिंग दिस कॉलोनी, द कॉलोनी नंबर 1 और द सेल नंबर 1 फ्रॉम दिस मीडियम, हमारे पास अभी भी 2 बचे हैं जिनमें से हमको सेलेक्ट करना है ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट वाला. एंड ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट वाली कॉलोनी वो है जिसके ऊपर फॉरेन डीएनए के सीक्वेंस को इंसर्ट किया गया था जिस वेक्टर के ऊपर, उस वाले सीक्वेंस को उसने पिक किया है. नाउ सेकेंड स्टेप, वी विल ऐड टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक. अब हमने क्या किया, इस मीडियम के अंदर टेट्रासाइक्लिन को डाल दिया. अब आप देखो सेल 2 यानी कि कॉलोनी और सेकेंड कॉलोनी और थर्ड कॉलोनी दोनों ने सराउंडिंग से डीएनए को पिक किया था और डीएनए के साथ उसके अंदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन आ गई थी. बट आप कॉलोनी 3 को देखोगे तो कॉलोनी 3 के अंदर यानी कि सेल 3 जो है उसके ऊपर जो टेट्रासाइक्लिन वाला जीन था उसके ऊपर आपने कर दिया था क्या, फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दिया था. एंड यू नो कि अगर किसी जीन सीक्वेंस के ऊपर आप फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को इंसर्ट करते हो देन द फेनोमेना कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन टेक्स प्लेस. वह जीन अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है. तो सराउंडिंग से रेसिस्टेंस जीन को पिक करने के बाद भी जो कॉलोनी यानी कि सेल 3 है उसका टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन इनएक्टिवेट हो चुका है. सो कॉलोनी 3 यानी कि सेल 3 विल बी सेंसिटिव टू किसके, इट विल बी सेंसिटिव टू द टेट्रासाइक्लिन. बट सेल 2 जो है यानी कि सेल 2 की जो कॉलोनी होगी उसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का कोई भी असर नहीं होगा. देन in that case when you will be adding tetracycline to the medium, in that case cell 2 will be resistant to tetracycline whereas cell 3 will be sensitive. तो आपने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन का अगर हम इस्तेमाल करें सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में तो हमें ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट सेल का पता लगता है. सो सेलेक्टेबल मार्कर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको बताता है कि आपकी बैक्टीरियल सेल की कॉलोनीज में से कौन सी कॉलोनी ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट की है जो कि हमको चाहिए होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, और बाकी कॉलोनीज को हम एलिमिनेट कर देते हैं. तो बच्चों आपने देखा कि सेलेक्टेबल मार्कर का जब हम इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन का जब हम इस्तेमाल करते हैं एज सेलेक्टेबल मार्कर तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, बार बार बैक्टीरियल सेल के अंदर अलग अलग एंटीबायोटिक को ऐड करना पड़ता है. अभी रिसेंटली इससे भी एक आसान तरीका डेवलप कर लिया गया है साइंटिस्ट के द्वारा जिससे एक ही स्टेप में पता चल सके कि कौन सा कॉलोनी जो है वो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट का है, और उसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करेंगे फेनोमेना कॉल्ड कलरिंग रिएक्शन विच वी विल बी डीलिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास.